वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो मैं ये क्लास आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दिस योर क्लास बिलोंग्स टू फाइनल पेपर नंबर 15। और जो इस पेपर का नाम है वो आपके पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ये आपका स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग जो कि ग्रुप थर्ड का पेपर है फाइनल लेवल पे। पेपर नंबर दिस योर पेपर नंबर 15। तो मैं आपके साथ ये आज पेपर नंबर 15 लेके चल रहा हूँ, ये वाला। इसमें जो आज की क्लास है वो आपकी जो पेपर नंबर आपका 15 है, इसमें हम ये क्लास नंबर आपकी हमारी जो क्लास है वो 20 है। मतलब 20, इससे पहले 19 क्लासेस हम इसमें प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें एक आध क्लास अभी नहीं अपलोड हो पाई है, तो उसमें वो हम सीक्वेंस में प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा ये, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो हम जो ये आपको क्लास पढ़ा रहे हैं, ये सारी बेस्ड ऑन द दिस योर स्टडी नोट्स जो हैं आपके, ये जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए हुए हैं। एंड दिस इज द यू शैल अप्रिशिएट दैट दिस इज द बेस्ट मटेरियल फॉर आई थिंक फॉर स्टडी पर्पस, जो कि एक इंस्टीट्यूट ने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद इसमें बहुत एक्सपर्ट लोगों ने इसको बनाया है। तो आपको इसको अगर पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको कुछ एडिशनल रिसोर्स की ज़रूरत है। तो जो आज हमारी क्लास है वो आपकी क्लास 20 है, और जो अभी हम लेके चल रहे हैं आपका दिस इज अवर स्टडी नोट्स 2 डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में। दिस अवर टॉपिक नंबर 2.1 मार्जिनल कॉस्टिंग। और इसमें ये अभी डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन स्ट्रेटजी वगैरह चल रही हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये आपकी हम जो अभी क्लास शुरू करेंगे उसमें हम क्लास नंबर 20 आज शुरू करेंगे। ठीक है। तो आप लोग जो जिन लोगों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं, वो अगर सीक्वेंस से क्लास 1 2 3 ऐसे करके आएंगे, वो आप उस सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी स्टडी नोट्स के बेस पे। और इसके अलावा मैंने आपके जो सजेस्टेड आंसर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जिससे आप आसानी से उनकी कॉन्सेप्ट को समझ लें और क्वेश्चन को हल कर पाए। एमटीपी भी सॉल्व किए हुए हैं, अगर कुछ और जरूरत पड़ेगी तो और भी सॉल्व कर देंगे। तो हम चलते हैं अपने उसके लिए। अब जो हमारा ये मैंने इलस्ट्रेशन 12 नंबर तक आपको करा दिए थे क्लास 19 में। अब इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आपको लेके चल रहा हूँ, विच बिलोंग्स टू, क्या है इसका मकसद, इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटजी का है। तो इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव दिए होंगे स्ट्रेटजी के, उसको हमें उसमें कोई डिसीजन मेकिंग करना होगा, बताना होगा। तो सवाल को मैं पढ़ता हूँ। नाइस एंड वार्म लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड मेक हॉट प्लेट्स। ये कोई हॉट प्लेट बनाते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द ऑपरेशन द कंपनी एक्सपीरियंस्ड ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द सेल वॉल्यूम। कह रहे हॉट प्लेट बनाते हैं कोई, और इन्होंने 5 साल के ऑपरेशन में ये देखा है कि ग्रेजुअल सेल में इंक्रीज हो जा रही है वॉल्यूम में। एंड द करंट एनुअल growth is in sale is 5% is expected to be continue in foreseeable future। कह रहे हैं कि जो ये बिजनेस कर रहे हैं उसमें 5% की वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, 5% की वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। और जो ये 5% की वॉल्यूम ग्रोथ है, ये आपको कंटिन्यूस लग रहा है कि ये चलती रहेगी। फोर्सिबल फीचर मतलब आपको एक लंबे टाइम तक उम्मीद है कि ये ग्रोथ आती रहेगी। द प्लांट इज नाउ प्रोड्यूसिंग एट इट फुल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख हॉट प्लेट्स। मतलब हम ये अभी कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम अभी 1 लाख प्लेट्स बना रहे हैं, हॉट प्लेट्स। और इसमें हमारी पूरी कैपेसिटी एग्जॉस्टेड है, फुल्ली कैपेसिटी। देखो, जब भी आपको सवाल पढ़ना है एग्जाम में तो सवाल की लेंथ ज्यादा होती है, उसमें बहुत सारा डाटा काम का नहीं होता। लेकिन जहां जहां आपको डाटा मिलता रहे वो आपको मार्क करना है और दिमाग में अपने उसको पंच करना है, क्योंकि जो रबिश डाटा है उसको छोड़ देना है। जैसे हॉट प्लेट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह की चीजें को कोई ज्यादा गौर नहीं करना। लेकिन जैसे फुल कैपेसिटी इन्होंने दिया है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये वॉल्यूम इन्होंने दे दिया कि फुल कैपेसिटी पे हमारा जो वॉल्यूम है, वी आर एबल टू मेक द दिस 1 lakhs ऑफ प्लेट। एट ए मंथली मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी मीटिंग amongst the other things the plan for the next year वाज डिस्कस। कह रहा अगले साल के लिए प्लान इन्होंने जो है एक डिस्कस किया, इनकी मैनेजमेंट की मीटिंग हुई होगी। तो अभी तक केवल इसमें ये डाटा ये मिला है कि फुल कैपेसिटी पे हम ऑपरेट कर रहे हैं और केवल 1 लाख हॉट प्लेट बना पा रहे हैं। ठीक है। अब जो मीटिंग हुई है उसमें क्या चर्चा हुई इसकी बात करते हैं। देखिए, ये सवाल थोड़ा पढ़ने में लंबा है। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रपोज 2 अल्टरनेटिव। कह रहे अभी की तक क्या डाटा मिला था कि एक तो 5% की ग्रोथ आ रही है। ठीक है, 5% की आपकी ग्रोथ आ रही है, 5% का आपका ग्रोथ है साल दर साल। आपकी जो फुल कैपेसिटी है पे हम काम कर रहे हैं, और कितना वॉल्यूम है, 1 लाख वॉल्यूम हम
बना रहे हैं। तो आप इस तरह से डाटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं पेपर में जब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि बार बार सवाल पढ़ने में आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। फर्स्ट ऑपरेशन कुड बी कंटिन्यू एट फुल। अच्छा, इन्होंने दो ये सजेस्ट टू अल्टरनेटिव दिए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने। तो इसमें इनका पहला जो जो सजेशन है, पहला सजेशन ये है या प्रपोजल ये है कि पहला जो फुल कैपेसिटी पे हम चला रहे हैं, इट शुड बी कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। एंड आउटपुट ऑफ 1 लाख हॉट प्लेट एट ए सेलिंग प्राइस ₹100 पर प्लेट पर यूनिट कुड बी मेंटेन। कह रहे कि जैसा जो चल रहा है, अभी हम 1 लाख का जो प्लेट बना रहे थे फुल कैपेसिटी पे, वो चलने दें, और उसको हम कितने रुपए में बेच पा रहे हैं? ₹100 पर यूनिट। ठीक है, एग्जिस्टिंग में। सेकंड प्लान क्या है इनका? सेकंड प्लान ये है कि प्रोडक्शन एंड द सेल कुड बी इंक्रीज बाय 10%, जो कि अब आगे इंक्रीज होने वाली है अगले साल में, टू टेक द एडवांटेज ऑफ द रेट ऑफ एक्सपेंशन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहे जो अगले साल प्रोडक्ट में जो इजाफा होगा सेल में, जो प्रिडिक्ट किया हुआ है, उसको हम पूरा कर सके। 5% सेल बढ़ा देंगे हम अगले साल। बट दिस कुड इंक्रीज कॉस्ट। कह रहे लेकिन ये जो सेकंड प्रपोजल है, इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। एज टू अचीव द आउटपुट द कंपनी विल हैव टू रिस्टोर टू द वीकेंड एंड ओवर टाइम वर्किंग। कह रहे हैं कि जो हम ये 5, क्योंकि हम तो फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं, तो अगर हम ये 5, अगर 1 लाख बना रहे हैं हम, अगर हमें अगले साल 1,05,000 बनाना है, 5% की अगर ग्रोथ हो रही है सेल में, तो कह रहे हैं कि ये तो हमें ओवर टाइम देना पड़ेगा, वीकेंड टाइम वर्किंग इसको एक्सटेंड करने पड़ेंगे, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। However, a policy of steady growth was preferable to maintaining the status quo। ठीक है, तो ये इनके दो प्रपोजल आए कि भाई एक तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। 1 लाख रुपए आप जो है 1 लाख रुपए आप जो है सॉरी 1 लाख यूनिट जो है वो आप बनाएं। और दूसरा प्रपोजल ये है कि हम वर्किंग ओवर टाइम करें, और 1,05,000 जो 5% की ग्रोथ है उससे हम बनाएं, जिससे हमारी जो है लेबर की कॉस्ट या जो ये आपकी ओवर टाइम वर्किंग की वजह से थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का ये वाला प्रपोजल होगा। इन व्यू ऑफ द कंपनी कंपटीटर्स हैविंग द सब्सटेंशियल शेयर इन द मार्केट। कंपनी के कंपटीटर भी हैं, जो हमारी जो कंपनी है ये हॉट प्लेट दूसरे भी लोग बनाते हैं। वर्क डायरेक्टर वाज ऑफ द व्यू दैट इट वाज नॉट इनफ फॉर द कंपनी टू मेंटेन मेयरली द प्रेजेंट शेयर इन द टोटल मार्केट। कह रहा है इनका डायरेक्टर साहब, जो वर्क डायरेक्टर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो हम प्रेजेंटली हम शेयर जो रिटेन कर रहे हैं उतना उतना इनफ नहीं है। ए लार्ज शेयर ऑफ द टोटल मार्केट शुड बी ऑब्टेन। कह रहा है कि अभी जो है हमें और अपना शेयर बढ़ाना चाहिए, मार्केट में जो डिमांड है उसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। फॉर दैट द कंपनी शुड इंक्रीज प्रोडक्शन बाई 10%, दो ए मोडेस्ट एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट कैपेसिटी। इनका प्रपोजल ये है कि हम क्या करें, एक प्लांट में थोड़ा सा एक्सपेंशन कर लें मोडेस्ट लेवल का, जिससे हम अपनी क्या कैपेसिटी बढ़ा लेंगे? 10% हम एक्सपेंशन कर लें। मतलब अब हम इनके कहने के हिसाब से 1,10,000 हम हॉट प्लेट बनाने का काम करें। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस 1,10,000 यूनिट, और सेल प्राइस को रिड्यूस कर दें। ठीक है, सेल प्राइस कितना रख लें? 95 रुपए पर यूनिट। 95 रुपए पर यूनिट, पहले 100 रुपए थे, हम 95 करते हैं। तो दो, इससे हमारी क्या होगी, डिमांड जो बढ़ी है ये एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वर्क डायरेक्टर का प्रपोजल है। थिंकिंग ऑन द सेम ग्राउंड सेम लाइंस द मार्केटिंग डायरेक्टर अपना क्या बताते हैं? पुट फोर्थ ए मोर रेडिकल प्रपोजल। इन्होंने थोड़ा सा और एग्रेसिव प्रपोजल दिया है। द स्ट्रेटजी शुड बी seize the competitor leadership in the market with regard to both price and volume। ठीक है, तो ये कुछ और एग्रेसिव प्लान लेके आए हैं। इन्होंने कहा कि प्राइस और वॉल्यूम के टर्म में हम थोड़ा और एग्रेसिव होते हैं, और रेडिकल इनका प्रपोजल है। विद दिस व्यू ही सजेस्टेड दैट द कंपनी शुड स्ट्रेट अवे एम्बार्क ऑन ए एक्सपेंसिव मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। कह रहा ये जो मॉडेस्ट प्रोग्राम बता रहे थे, हल्का फुल्का बढ़ोतरी कर रहे हैं, इनका कहना है कि बड़ा एक भारी भरकम मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम किया जाए, जो कि जिसमें खर्चा भी ज्यादा आएगा। which will initially increase volume by 20%। The entire output 1,20,000 जो है
हॉट प्लेट कुड बी इजिली सोल्ड एट 90 रुपए पर यूनिट। तो इनका प्रपोजल क्या है कि हम एक 20% का इजाफा करें अपनी कैपेसिटी में, ठीक है, 20% का इजाफा करें अपनी कैपेसिटी में, और जो हमारा प्रोडक्शन होगा 1,20,000, ठीक है, यूनिट्स का हॉट प्लेट्स का, इसको हमें बेचना भी है, तो ये कह रहे हैं कि प्राइस को ड्रॉप कर दें, प्राइस को 90 रुपए ले आए, 90 रुपए पर यूनिट, ठीक है। एट दिस जंक्चर, अब ये तीन लोगों ने ये प्रपोजल दिए, इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने 2 प्रपोजल दिए हैं, इन लोगों का एक प्रपोजल है और इसका भी एक प्रपोजल है। ये 10% के लिए कह रहे हैं वर्क डायरेक्टर साहब, और ये जो कह रहे हैं आपके मार्केटिंग डायरेक्टर 20% इजाफे के लिए कह रहे हैं कैपेसिटी में, और प्राइस को भी ये रिड्यूस करने चाहते हैं, जिससे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका एडवांटेज लेके हम अपनी सेल को पुश कर पाए। At this juncture, the managing director expressed concern about the probable behavior of the company's competitor। कह रहा है कि ये कह रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने एक अपना कंसर्न रेज किया कि जो कंपटीटर के बारे में उनकी क्या राय है। दे माइट ऑल्सो एक्सपेंड देयर ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर एंड सेल द लोअर प्राइस। कह रहा है कि अगर हम ये सब करेंगे, प्राइस भी हम घटाएंगे और हम अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो हमारा कंपटीटर भी इस तरह का काम कर सकता है, वो भी सोच सकता है, वो भी अपने प्राइस को घटाएगा, तो वो लोअर साइज पे, लोअर दाम पे अपने सेल्स को वो भी बेचना चाहेगा। कह रहे हैं सपोज दिस हैपेंड, ही वांटेड आल्सो द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ प्रपोजल ऑफ वर्क डायरेक्टर एंड मार्केटिंग डायरेक्टर इफ these proposal the expected increase in sale were to be only half of that predicted। मतलब ये इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो इनका स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जब हम ये प्राइस घटाएंगे यहाँ पे इधर में इन दो प्रपोजल के लिए, जो वर्क डायरेक्टर ने और आपके किसने दिया है, मार्केटिंग डायरेक्टर ने, तो कह रहा है हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो भी प्राइस घटाने की कोशिश करेगा। अगर उसने ऐसा किया, उसने भी प्राइस घटा दिए, तो कह रहा है जो हमने इंक्रीज किया है ना, जो डिमांड इंक्रीज होने वाली है, तो उसमें वो आधी कैपेसिटी वो ले लेगा। ये कह रहा है ना कि इफ दिस हैपन, अगर उन्होंने भी अपना प्राइस वगैरह घटा दिया और सेल बढ़ाने की कोशिश की, तो इफ दीज प्रपोजल एक्सपेक्टेड इन द सेल वर टू बी ओनली हाफ ऑफ दैट प्रेडिक्टेड, कह रहा है कि हमें आधा ही मिल पाएगा, आधा वो लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक इतना डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि दो प्रपोजल तो इन्होंने दिए कि एक तो स्टेटस को मेंटेन कर लो और एक 5% बढ़ा दो, लेबर के वीकेंड आवर आप बढ़ा लो। इन्होंने कहा जो वर्क डायरेक्टर ने कि मॉडेस्ट आप अपनी प्लांट कैपेसिटी में 10% का इंक्रीज करा लो, और जो 10% इंक्रीज हुआ 1,10,000 यूनिट है वो 95 रुपए पर यूनिट अगर आप करेंगे तो बिक जाएंगी। और जो मार्केटिंग डायरेक्टर है उसने थोड़ा सा और रेडिकल प्रपोजल दिया है, उसने कहा कि 20% आप अपने कैपेसिटी को बढ़ाओ, जो 1,20,000 यूनिट ये बनेंगी वो आप 90 रुपए में पूरा बेच पाएंगे। लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका कंसर्न ये है कि अगर ये प्राइस घटाया तो हमें जो एक्सपेंशन है ना वो पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा, हम आधा ही मिल पाएंगे। तो यानी कि अब इसमें इनके प्रपोजल में एक तो प्रपोजल इनका प्योर प्रपोजल जो हो गया, प्योर प्रपोजल जो ये कह रहे हैं कि 95 कर दो और पूरा बेच दो, और अगर कंपटीटर ने भी वही बिहेवियर किया तो ये क्या होगा, एक बात वो हो जाएगी। तो एक प्रपोजल ये है, मतलब इनके 2 प्रपोजल है 1 और 2, तो इनका जो प्योर प्रपोजल है एक इनका है, और अगर मार्केटिंग डायरेक्टर का जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर का जो ये अप्रीहेंशन अगर यहाँ लागू हो गया तो ये फिर इनकी सेल उतनी नहीं हो पाएगी, आधी सेल मिल पाएगी, यानी कि 1,05,000 यूनिट ही बेच पाएंगे। एक्सपेंशन जो ये 10,000 का हुआ था इसमें से आधा तो वो ले जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ भी आप देखें तो ये बात अगर यहाँ अप्रीहेंशन होता है, इनका ये अप्रीहेंशन जो है मान लीजिए पूरा हो जाता है, तो फिर ये आधा जो है सेल उधर चला जाएगा कंपटीटर ने अगर प्राइस घटा लिए। तो एक प्रपोजल इनका ये ओरिजिनल हो गया, और ये अगर इनकी बात को कंसीडर करें तो दूसरा ये हो गया, ठीक है। 1 और 2 इनके हो गए, तो कितने प्रपोजल हो गए टोटल, 1 2 6 प्रपोजल हो गए एक तरह से, ठीक है। तो अब डाटा इस तरह से मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जिससे आप बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझें और कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है सवाल से एग्जाम में वो आप समझ सकें, जिससे कि वहां पे फिर टाइम कम पड़ता है, सवाल ही पढ़ने में 15 मिनट लग जाते हैं, अगर 2-3 बार पढ़ लो तो फिर समझ लो कि गया, फिर वो आप कर भी नहीं पाओगे। तो जो डाटा मिलता रहे उसको किसी तरह से नोटिंग आप कर सकते हो आसानी के लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो प्रपोजल हो गए
एज ए कॉस्ट अकाउंट ऑफ द कंपनी, आप जो है कॉस्ट अकाउंटेंट हैं कंपनी में, जिनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी है मैनेजमेंट के, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिटिकली एवेल्युएट 6 अल्टरनेटिव। ये 6 अल्टरनेटिव कैसे हो गए, जो अभी तो आपको मैंने बताए थे ना 6 अल्टरनेटिव कैसे बनेंगे। 6 अल्टरनेटिव देखो, 2 तो मैनेजिंग डायरेक्टर के थे और एक वर्क डायरेक्टर का था। लेकिन वर्क डायरेक्टर का अगर हम उसमें वर्क डायरेक्टर प्रपोजल में अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का कंसर्न भी उसमें जोड़ दें कि अगर कंपटीटर ने प्राइस घटाया तो हमारा वो हो जाएगा, तो एक प्रपोजल एक वो मान लिया जाएगा। तो 2 प्रपोजल वो हो गए। सिमिलरली जो मार्केटिंग डायरेक्टर का 20% वाला था, उसमें अगर हम ये मान लें कि आधा आधा डिमांड हमारी वो उधर कंपटीटर ले लेगा, तो एक उसका वो हो गया। तो दो मैनेजिंग डायरेक्टर के, 2 वर्क डायरेक्टर के और 2 आपके क्या हो जाएंगे, आपके मार्केटिंग डायरेक्टर के प्रपोजल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने बाकी डाटा गैदर किया है। इफ द नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन वाज मेंटेन एट द करंट लेवल, द वेरिएबल कुड रिमेन दिस 50 रुपये पर यूनिट। जो हमारा सेल प्राइस था वो कितना था, 100 रुपये पर यूनिट था। ठीक है, सेल प्राइस 100 रुपये पर यूनिट था और 50 रुपये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका अनचेंज रहेगा, 30 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका जो ओरिजिनल आपकी प्रेजेंट पोजीशन निकल जाएगी, जिसमें उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने ये कहा था कि हम स्टेटस को चेंज ना करें तो क्या आएगा। द वीकेंड एंड द ओवर टाइम वर्किंग would increase with the variable cost and fixed cost. Variable cost would be 55 रुपये per unit and the fixed cost is fixed cost would increase to 30,25,000। कह रहा जो वो कह रहे थे ना कि ये वाले जो दो चीजें हैं ये आपकी किसके हैं, एमडी साहब के, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के। ये वो है प्रपोजल, वो इसमें कह रहे थे कि हम जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहें, और एक में वो कह रहे थे कि वीकेंड ओवर टाइम आप इंक्रीज कर लें, तो उससे इनका ये वो वाला चीज है। तो ये वाले प्रपोजल के जो है ये डाटा कहाँ यूज होगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के प्रपोजल में यूज होगा। In the proposal of the work director, the ratio of variable cost to sale would continue to be 50%। ठीक है, वर्क डायरेक्टर वाले जो प्रपोजल था उसमें आपका सेल, जो उन्होंने सेल बताई थी कि हम इसमें 90 रुपये कर देंगे, सेल 95 रुपये कर देंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50%, यानी कि 95 डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी फिक्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी। और फिक्स कॉस्ट स्लाइटली इसमें बढ़ जाएगी, ये आपकी 32,25,000 हो जाएगी। ठीक है, ओके। और इसका फिर जो एप्रीहेंशन जो मैनेजिंग डायरेक्टर का था, इसमें वो जोड़ के फिर उसको इवेल्युएट करेंगे आगे। इन द प्रपोजल ऑफ मार्केटिंग डायरेक्टर, एज रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी and some saving from the purchase of the material, it is estimated that the ratio of the variable cost to sale would decrease to 48%। यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी वो सेल का कितना हो जाएगा, कुछ हमने मेजर भी लिए हैं कॉस्ट रिडक्शन के, तो वो 80% हो जाएगा। यानी कि हम जो 90 रुपये आपका सेल प्राइस था, 90 रुपये का 48% इसकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो जो आपकी 90 इंटू 0.48 अगर हम करेंगे तो दिस कम्स टू 43.20 रुपीज इसकी कॉस्ट हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, what should I have to do? You should answer, your answer should contain a tabular statement of the comparative figure pertaining to the total turnover, total contribution, percentage of profit to the sale and break even units and रिगार्ड टू ई 6 प्रपोजल। कह रहा है ये 6 प्रपोजल हैं जो हमारे ऊपर हो गए हैं, इनका आपको क्या क्या प्रेजेंट करना है, एक टैबुलेटेड फॉर्म में आपको टर्नओवर, टोटल कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज, प्रॉफिट टू सेल, ब्रेक इवन यूनिट्स आपके प्रेजेंट करने हैं। कमेंट ऑन द रिलेटिव रिस्क इन्वॉल्व, हर एक प्रपोजल जो 6 प्रपोजल है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है वो बताना है। कंसिडरेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर के प्रपोजल, जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो प्रपोजल दिया है उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के आपके इम्प्लीकेशन बताने हैं। कमेंट ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आपको बताना है फॉर द कंपनी प्रोडक्ट एंड सजेस्ट ऑन योर प्राइसिंग पॉलिसी एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, आपको एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। इलास्टिसिटी का मतलब होता है जैसे इलास्टिक कोई चीज होती है, मीन्स मोटे तौर पे अगर प्राइस इलास्टिसिटी का आप मतलब समझें तो आप
बिल्कुल बिल्कुल ग्रॉस टर्म में ये समझ लीजिए कि आपका ये मानता है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि आपका अगर सेल प्राइस आप घटाओगे, सेल प्राइस अगर घटाओगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, मतलब सेल प्राइस पे वो रेस्पॉन्ड करती है। अगर आपका मान लो सेल प्राइस घटाने या बढ़ाने से डिमांड में फर्क नहीं पड़ता तो आपका वो इनइलास्टिक है, मतलब वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नहीं है। तो इसको आपको बताना है। कमेंट ऑन द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंशन स्कीम। जो एक्सपेंशन स्कीम थी, जो कि वर्क डायरेक्टर के और आपके मार्केटिंग डायरेक्टर के आपके प्रपोजल में थी, वो आपको बतानी है। तो सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं, मुझे लगता है मैं आधा घंटे में तो आपको मैंने पढ़ के ही बताया है मोटा मोटा, लेकिन एग्जाम में आप इसको तेज से पढ़ सकते हैं। और डाटा डाटा को कलेक्ट करते चलिए, वहां से डाटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए सवाल से। जो रबिश डाटा है उसको हटाइए, जो काम का डाटा है उसको अपने माइंड में पंच कीजिए और उसको शॉर्ट नोटिंग करते चलिए, जैसे मैंने आपको करके दिखाई है। तो जो 6 प्रपोजल थे उसमें सबसे पहला प्रपोजल मैं आपको मैनेजिंग डायरेक्टर का लेता हूँ। और ये जो प्रपोजल मैं आपको ले रहा हूँ कि सवाल चूंकि लंबा है तो सेगमेंट वाइज करते हैं। ठीक है, सवाल को कैसे करते हैं, सेगमेंट वाइज करते हैं। तो चलिए मैं इसको इतने को लेता हूँ पहले सवाल को। ठीक है, इतने सवाल को लेता हूँ। तो अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर का जो प्रपोजल था उसमें उसमें हमें क्या डाटा मिले थे, उसमें सिंपल डाटा ये मिले थे, पहला और दूसरा। पहला क्या था, पहला तो ये था कि जो सेल जैसे चल रही है वैसे चलने दो, 1 लाख प्लेट बनाओ, 100 रुपए में बेचो। दूसरे में उन्होंने कहा था कि भाई अगर 1,05,000 बनानी है, 5% आपका इंक्रीज हो रहा है सेल वॉल्यूम में साल दर साल, अगले साल के लिए आप क्या करो कि आप जो है 1,05,000 बना लो, लेकिन इसके लिए आप ओवर टाइम को आपको करना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो पहले हम एग्जिस्टिंग पोजीशन वाला उनका प्रपोजल लेते हैं कि पहले क्या हो रहा था। जब 1 लाख यूनिट बन रही थी तो यूनिट आपकी नंबर ऑफ यूनिट 1 लाख हो गई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। तो अब इन्होंने टोटल सेल इसकी और इसकी गुणा है, तो इन्होंने यहाँ ये वैल्यू लैक्स में ले ली है यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू कैसी है, लैक्स में ले ली है। चूंकि ये थोड़ा डाटा बड़ा हो जाएगा तो इन्होंने लैक्स में ले ली है। तो आपका सेल्स टर्नओवर कितना हो गया, 1 लाख यूनिट का 100 रुपए के हिसाब से 100 लाख आपका सेल्स हो गया। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 50% थी ओरिजिनल जो चल रहा था, तो 50 आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ओके, फिर आपका जो ये कंट्रीब्यूशन है इन्होंने लिखा भी है, सेकंड माइनस 4 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, मतलब सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका जो क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ये कंट्रीब्यूशन इन्होंने पर यूनिट लिया है, 50 रुपए पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ये पर यूनिट थी यहाँ पे। इससे आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख आ जाएगा भाई। आपका 50% वेरिएबल कॉस्ट है। जो कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट से गुणा कर दीजिए तो आपका ये 50 लाख आ जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ इन्होंने यूनिट साथ साथ चल रही है, ये लाख में दी हुई है जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे पर यूनिट है। ठीक है, तो ये सिंपल रुपए में है, यहाँ लाख में नहीं है, तो ये थोड़ा गौर करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। तो इससे आपका जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो 50 लाख आ गया पूरे सेल का। और फिक्स कॉस्ट आपकी 30 लाख रुपए दी हुई थी, तो उससे आपका क्या मिल गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स आपका, सॉरी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यस, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये आपका हो गया प्रॉफिट। अब आपका प्रॉफिट ऑन सेल क्या हो गया, 20 लाख है आपका प्रॉफिट, और सेल है आपकी 100 लाख, तो कितना हो गया, 20% आपका ये हो गया, ये परसेंटेज यहाँ इन्होंने दी हुई है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, परसेंटेज। और ब्रेक इवन आप कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन हमें यूनिट्स में निकालना है, तो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला ड्राइव करके भी बताया था। ये आपका होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या जिसको आप कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इससे आपका निकल जाता है नंबर ऑफ यूनिट में। तो यहाँ आपकी फिक्स कॉस्ट 30 लाख है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 30 लाख। और आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है कितना, 50। ठीक है, 100 रुपए आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है, 50। तो अगर इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ब्रेक इवन 60 आ जाएगा, 60,000 यूनिट आ जाएगा। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ यूनिट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट क्या होता है, आपकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट के टर्म में देखो तो क्या होता है, आपका जो सेल है आपका माइनस ब्रेक इवन सेल। ठीक है, तो इस देखो आपकी सेल कितनी है, 1 लाख, और ब्रेक इवन सेल आपकी कितनी है, 60,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60,000 है।
और पीवी रेशियो क्या होता है आपका, पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन सीएस रेशियो जिसको कहते हैं, तो पीवी रेशियो आपका होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, मीन्स जो आपका ये मतलब आपका कंट्रीब्यूशन अगर सेल को, या आप ऐसे लिख दीजिए सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल, तो ये आपका 50 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। सेल 50, सेल 100 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपए है, और सेल अगेन 100, तो ये आपका रेशियो आ गया 50%। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अब आप कहोगे ये आपने कैसे ले लिया, ये कैसे कैसे लिख लिया। देखो उन्होंने क्या प्रेजेंट करना था, जो उसने सवाल में पूछा था हमसे कि आप उसको सेल के टर्नओवर में, प्रॉफिट में, मार्जिन में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, पीवी रेशियो के टर्म में आप टेबल बनाइए। तो मार्जिनल कॉस्ट में आप जानते हैं कि पहले हमें क्या करना होता है, सेल प्राइस पर यूनिट से प्रोसीड करते हैं, फिर आप उसमें वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, फिर आप कंट्रीब्यूशन से टोटल कंट्रीब्यूशन को निकालते हैं वॉल्यूम से गुणा करके, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट हटाते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट के बाद फिर सेल का रेशियो देखते हैं, और फिर ये ब्रेक इवन जो भी वो पूछ रहा है उस तरह से हम करते चले जाते हैं। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, देखो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आपकी ब्रेक इवन यूनिट 60,000 है, मतलब 60,000 यूनिट से अगर आप ऊपर जितना बना रहे हैं उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से उतना बढ़ जाएगा। मतलब 6,000 अगर एक यूनिट बनेगी तो यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन 50, यानी 50 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसी आपकी 2 यूनिट बनेगी तो 100 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। 60,000 2 यूनिट बनेगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका जो ब्रेक इवन से आगे आप चलते हैं, मान लीजिए ये 0 पॉइंट है, यहाँ ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन पॉइंट है, और यहाँ आपका ये आपका सेल पॉइंट है। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन से जितना ज्यादा है वो आपको आपका क्या मिलता है, ब्रेक इवन से जितना ज्यादा सेल पॉइंट है, उन दोनों का सेल पॉइंट माइनस ब्रेक इवन पॉइंट का जो डिफरेंस है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और पीवी रेशियो तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बताता है सेल के टर्म में, तो वो 50% है। ठीक है, तो इस प्रपोजल में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। अगर आपने ये कर लिया तो फिर इसको करने में कोई तकलीफ नहीं है। सेकंड में उन्होंने क्या कहा था कि लेबर को हम वीकेंड एक्सटेंड करा के और फिर हम ये 1,05,000 यूनिट बेच सकते हैं। तो इस केस में उन्होंने प्राइस रिडक्शन की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि केवल लेबर की हम बढ़ा देते हैं, जिससे हमें क्या होगा कि हम 1,05,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो देखिए 1,05,000 इस केस में सेकंड प्रपोजल जो था इनका मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का, और इन्होंने सेल का टर्नओवर कितना हो गया, सेल ये 105 क्यों हो गया, 105 इसलिए हो गया कि यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, ये वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइस नहीं बढ़ा है। यहाँ पे यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ प्राइस नहीं बढ़ा है, यहाँ केवल वॉल्यूम बढ़ा है, जिसकी वजह से आपका 1,05,000 आपका क्या हो गया, आपका 1,05,000 सेल टर्नओवर हो गया आपका, सॉरी 105 लाख, 105 लाख आपका क्या हो गया, सेल हो गई, सेल लैक्स में आ गई। और इन्होंने बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी मार्जिनली 55 रुपए हो जाएगी पर यूनिट के हिसाब से। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 55 हो गई, इससे आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, दिस 100 माइनस 55, तो 45 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर आपने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला, फिर आपने जो ये टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला, इसमें आपने क्या किया, जो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था ये वाला, इसको आपने यहाँ वॉल्यूम से इसकी 1,05,000 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना ये लैक्स में है। फिर आपकी फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई थी 25,000 से, तो 30.25 लैक्स ये कॉस्ट आपकी आ गई। इस तरह से आपका ये प्रॉफिट आ गया 17 लाख, और आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया सेल्स का, 17 लाख डिवाइडेड बाई 105, तो आप ये कह दीजिए 17 divided by 105, तो this comes to this 16.19%। और ब्रेक इवन यूनिट्स आपकी कैसे आएंगी, ब्रेक इवन यूनिट्स आपकी इस तरह से आएंगी, जो आपका फिक्स कॉस्ट है 30 लाख 25,000 डिवाइडेड बाई आपका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपका है 100 रुपए, और आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 55 रुपए, तो 45 का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो आप 30,25,000 को अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट ऑन नहीं ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अगर आप इसको जो मैंने बताया कि आप फिक्स कॉस्ट को 30.25 जो लैक्स में है, यानी 30,25,000 है, अगर आप इसको
45 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा 30,25,000 डिवाइडेड बाई 45, तो ये आपका 67,222 आ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, 1,05,000 में से इसको घटा दीजिए तो ये यूनिट जो आएंगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएंगी। पीवी रेशियो तो सिंपल आपका क्या है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ गई है तो पीवी रेशियो डाउन जाएगा। पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं आप निकालते हैं सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई, आप जो है इसको सेल से डिवाइड करते हैं तो 100 आर का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 100 माइनस 45। ठीक है, तो ये इसका प्रपोजल आपका दोनों प्रपोजल इवेल्युएट हो चुके हैं। इससे आपको क्या नजर आता है, इससे हमें ये नजर आता है कि आपका देखो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट भी कम है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कम है, यानी कि हम पहले जल्दी ही प्रॉफिट अचीव करना शुरू कर देंगे। इसका ब्रेक इवन पॉइंट भी ऊपर है, इसका पीवी रेशियो भी ज़्यादा अच्छा है इसके मुकाबले, पीवी रेशियो भी इसका जो है कम है आपका। तो इस तरह से आप इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। और इन दोनों इफेक्ट की वजह से आप अगर देखेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी आपका ड्रॉप हुआ है इस प्रपोजल की वजह से। तो ये क्या है, प्रपोजल डिजायरेबल है? नहीं, वैसे तो मार्केट टर्म में तो नहीं है, लेकिन आपको अगर ग्रोथ रिटेन करनी है, मान लो अगर शेयर आपको कैप्चर करना है जो इंक्रीज डिमांड का है, उस लिहाज से ये फायदेमंद हो सकती है। अदरवाइज ये जो है आपका प्रॉफिट भी कम हो रहा है इस स्ट्रेटजी को अपना के पहले के मुकाबले। तो इन दोनों के कंपैरिजन में अभी तो फर्स्ट सीम्स बेटर। अब मैं वर्क डायरेक्टर के आपकी प्रपोजल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वर्क डायरेक्टर का क्या प्रपोजल था, उनका प्रपोजल ये था कि मोडेस्ट एक्सपेंशन प्रोग्राम में, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। अभी मैं वर्क डायरेक्टर साहब वाला जो प्रपोजल है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपका उनका प्रपोजल क्या था कि 10% आप जो है डिमांड को इंक्रीज कर दें, थोड़ा सा एक एक्सपेंशन करके मोडेस्ट लेवल का, और प्राइस को आप 95 रुपये पर यूनिट कर दें। ठीक है, एक तो ये प्रपोजल था। लेकिन अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर का एप्रीहेंशन था कि आपने जो ये वॉल्यूम बढ़ाया है, अगर कंपटीटर भी प्राइस बढ़ा देगा तो आपको जो ये वॉल्यूम में गेन हुआ है ना 10,000 यूनिट, तो ये आधा ही आपको मिलेगा, आधा हमारा कंपटीटर ले जाएगा। तो अगर उनका ये एप्रीहेंशन मान लो सत्य है, सही हो जाता है, तो फिर जो हमने 1,10,000 रुपये 1,10,000 यूनिट बनाई है ना, उसमें से हमें केवल जो 10,000 की बढ़ोतरी है उसमें से 5 की बढ़ोतरी मिल पाएगी। 5 जो हमारा कौन ले जाएगा, कंपटीटर ले जाएगा उसमें से। तो हमें वॉल्यूम कितना मिलेगा सेल करने के लिए, 1,05,000। कह रहे कि डिस्पाइट हम चाहे 10% हमने कैपेसिटी बढ़ा ली, लेकिन हम बेच कितना पाएंगे, 1,05,000 ही बेच पाएंगे, क्योंकि आधा जो है कंपटीटर ले जाएगा। तो अब इन दोनों प्रपोजल को मैं इवेलुएट कर लेता हूँ। तो आपने देखो 95 रुपये पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और आपका सेल्स आपने जो है 1,10,000 कर दी। तो आप अगर 95 इंटू 1,10,000 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा अब ये वैल्यू अगेन लैख में आपको ध्यान रखना है। तो 1,04,50 लैक्स। सिमिलरली आप इसकी वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में इसका क्या था कि वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली थी, इसमें उन्होंने बताया था शायद 50% इसका ये है वेरिएबल कॉस्ट। तो डायरेक्ट वहां से निकल जाएगी उस स्टेटमेंट से। मैं आपको दिखाऊं कहाँ से आ रही है ये 47.5 इसकी वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, जो वर्क डायरेक्टर का जो प्रपोजल था उसमें इन्होंने बताया था कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका 50% हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है ये आपका 95 का अगर 50% करेंगे तो 47.5 हो गया। तो इससे कंट्रीब्यूशन आपका अगेन 47.5 हो गया। और आप टोटल कंट्रीब्यूशन करने के लिए 1,10,000 यूनिट जो है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यू लैख में आ जाएगी, 52.25 लैक्स। इससे आप फिक्स कॉस्ट आपकी 3,25,000 उसमें दे रखी थी, तो उससे आपका जो ये इससे आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आपका आएगा 20 लाख। मतलब ये आपका हो जाएगा दिस माइनस दिस। और इससे अगर आप देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, तो आपका जो ये 20 आया है, 20 डिवाइडेड बाई 104.5 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा
और ये ब्रेक इवन पॉइंट आप निकाल देंगे यूनिट्स में। आपकी जो ये फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट लैक्स में है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन से, पर यूनिट से। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका ये है 47.50। तो आप अगर इसमें आप फिक्स कॉस्ट 32,25,000 को आप 47.5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 69,895 आपकी, ये आपकी ब्रेक इवन सेल आ जाएगी। और आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। और इससे आपका जो पीवी रेशियो तो सिंपल आपका दिया ही हुआ है, पीवी रेशियो आपका, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही 50% है तो पीवी रेशियो भी आपका 50% ही आ जाएगा, पीवी रेशियो 0.5 ही आ जाएगा। सेकंड प्रपोजल को करने के लिए इसमें कोई नहीं, केवल सेल का जो वॉल्यूम है वो हम नहीं बेच पाएंगे पूरा 1,10,000, क्योंकि 50% जो है कंपटीटर ले जाएगा। तो 10,000 जो हम अगर प्राइस को ड्रॉप करके कर रहे हैं तो हमें फिर उसमें से 5,000 ही मिल पाएगा एडिशनल। तो अगर इस प्रपोजल को भी इवैल्यूएट करते करते आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपका क्या है 0.5, ये भी सिमिलर रहेगा आपका। लेकिन यहाँ आप इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में आपका ये एब्सोल्यूट प्रॉफिट जो है पहले प्रपोजल में ज़्यादा है, ठीक है, दूसरे प्रपोजल में कम है। ओके, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मार्केटिंग डायरेक्टर साहब ने कहा था कि 1,20,000 20% का इजाफा करने के लिए कहा था कैपेसिटी में, तो पहले और दूसरे को मैं कंटिन्यूसली यहाँ जो है साथ साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो 1,20,000 अगर कंपटीटर जो कंपटीटर का इफेक्ट ना देखें, और 1,10,000 यहाँ क्यों हो जाएगा, जब हम कंपटीटर का इफेक्ट देखेंगे इसलिए हो जाएगा, क्योंकि हम जो 20,000 बढ़ा रहे हैं ना, जो 20,000 हम सेल बढ़ा रहे हैं यहाँ पे इस वाले प्रपोजल के हिसाब से 20,000 जो सेल बढ़ा रहे हैं, तो अगर मार्केटिंग जो मैनेजिंग डायरेक्टर का आप अगर एप्रीहेंशन लेंगे, तो अगर वो मान लिया जाए तो ये कह रहा है कि 20,000 आप बढ़ाओगे ना प्राइस को ड्रॉप करके, वो आपका 10,000 ही आप बेच पाओगे, क्योंकि बाकी जो है हमारा कंपटीटर ले जाएगा। तो उस पर इवेलुएट करेंगे। इन्होंने कहा था कि प्राइस को हम 90 रुपये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपका सेल्स टर्नओवर आ जाएगा आपका 90 इंटू ये करेंगे आप 1,20,000, तो आपका आ जाएगा 108 लाख। और इस केस में अगर करेंगे, अगर हाफ करेंगे तो 99 लाख आ जाएगा। सिमिलरली आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो थी, वेरिएबल कॉस्ट कितने ये परसेंटेज में दिखाई हुई थी, तो ये परसेंटेज में कितनी थी, 48% थी, मुझे ध्यान है, हाँ 48% थी। तो आप 90 इंटू 0.48 करिए 48% करने के लिए, तो 90 इंटू 0.48, तो आपका ये आ गया 43.20, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इससे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा यहाँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल आपको पता चल गई। आप इसमें अगर जो ये आपकी सेल टोटल है आपका 108 लाख को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन से, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आएगा 56,16,000 या 56.16 लाख। सिमिलरली इधर अगर करेंगे तो 51.48 आएगा। ये कम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ वॉल्यूम कम हो गया है। आधा वॉल्यूम जो है वो हमारा कंपटीटर ले जा सकता है, अगर ये हम एप्रीहेंशन सही मान लेते हैं उनका। इसके बाद फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्ट दी हुई है सवाल में, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 35,16,000 है दोनों में। इससे आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। इससे आपका प्रॉफिट ऑन परसेंटेज ऑफ सेल दिया जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ये प्रॉफिट आया है इसको आप सेल से कर लीजिए। प्रॉफिट आपका कितना आया है 21 लाख, और सेल कितनी है आपकी 108 लाख, तो 21 डिवाइडेड बाय 108, तो ये आपका 19.44 आ गया। सिमिलरली आप यहाँ करेंगे इधर, तो आपका जो ये प्रॉफिट 16,32,000 है, इसको आप जो मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपका सेल्स जो है आपका यूनिट्स में कितनी आ रही है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। और इसमें फिर आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं इसको। सेल टोटल सेल 1 लाख से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ब्रेक इवन सेल कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन सेल के लिए वही सिंपल फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यानी कि जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप मोटे तौर पे कहें तो वो उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको मिल जाएगा
आपका जो ये आपका मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। और नॉर्मल एक्चुअल सेल में से अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट घटा देंगे ये वाला, तो आपको मिल जाएगा फिर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब हम कितना हाउ फार वी आर फ्रॉम द ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बताता है कि हाउ फार वी आर फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट तो आप पे तो आपका प्रॉफिट जो है जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इससे इसके पीवी रेशियो भी निकल आएंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर एक प्रपोजल समझ में आ गया तो फिर आप चारों इवेलुएट कर लेते हैं। अब इनके जो कमेंट थे, जो उन्होंने और सवाल पूछे थे, ये तो एक टैबुलेटेड फॉर्म में हमें करना था, ठीक है। तो टैबुलेट फॉर्म में हमने कर दिया। अब अब जो उनके दूसरे सवाल थे कि कमेंट ऑन द रिस्क इन्वॉल्व, तो रिस्क इन्वॉल्व में क्या देखना होता है कि इसका पीवी रेशियो कितना है और आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर जितना लोअर होगा उतना आपका ये है कि आप उतना जल्दी आप रिकवर कर लोगे फिक्स कॉस्ट को। और फिक्स कॉस्ट है, आप जब भी आप एक ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाओगे तो आपको वो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा, जो आपका कंट्रीब्यूशन के रेट से चेंज होगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर फर्स्ट प्रपोजल सीम टू बी मोर फेवरेबल फ्रॉम द रिस्क व्यू पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दैट इट हैज द ब्रेक इवन लो ब्रेक इवन एंड हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पहला प्रपोजल इन्होंने अच्छा बताया है, क्यों बताया है, क्योंकि आपकी ब्रेक इवन सेल काफी नीचे है, आपकी एक्चुअल सेल के 60,000 है, मतलब ब्रेक इवन सेल 60,000 है 1 लाख के मुकाबले, तो आप क्वाइट कंफर्टेबल हैं। तो अब ये मैं बी पढ़ता हूँ। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का जो फर्स्ट प्रपोजल है वो आपका मोर फेवरेबल है रिस्क व्यू पॉइंट से, क्योंकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कंपैरेटिवली यहाँ कम है इसके मुकाबले। और दूसरा आपका क्या है कि यहाँ पे जो आपका ये पीवी रेशियो इसका बेटर है इससे, तो ये सेफ है। रिस्क का मतलब यही है कि आप कितनी जल्दी उसमें जो है अपनी अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करते हैं, तो रिस्क इसमें कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, सेकंड सवाल जो पूछा था उन्होंने, सेकंड सवाल जो पूछा था वो ये था कि कंसीडरिंग द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन मैनेजिंग डायरेक्टर का प्रपोजल किया। देखो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये प्रपोजल ठीक हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए लेबर को आप जो है बढ़ा लो, ठीक है, लेकिन ये लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। फ्रॉम द शॉर्ट run point of view, managing director second proposal that at steady growth of 5% A would be better even while restoring the peak and figure over the time. However, from the long term viewpoint, the above proposal is not advisable because of they have steady growth in the market। भाई लिखा हुआ है ना कि 5% की ग्रोथ हमारी आती रहेगी फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए, तो आप 5% तक लेबर कैसे बढ़ाओगे भाई। हर टाइम जो है आपकी 5% ग्रोथ आ रही है साल दर साल, जो आपको दिख रहा कंटिन्यूस आती रहेगी, तो लेबर को बढ़ाने से काम नहीं होगा ना फिर तो ठीक है। आपका शॉर्ट टर्म के लिए तो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का जो व्यू है सेकंड प्रपोजल के लिए वो ठीक है, लेकिन आपके शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए तो ये ठीक नहीं है। आप कितना लेबर बढ़ाओगे, इसके लिए तो आपको फिर एक्सपेंशन प्लान पे ही जाना पड़ेगा। If it is not possible for go to expansion, a study co is the best option। देखो ये जो ऊपर था वर्ड था, मैंने उस टाइम छोड़ दिया था आपको पढ़ाने से, बहुत डीप में नहीं बताया था। ये वाला वर्ड था ना इसमें, स्टेटस को वाला ये लिखा हुआ था। However, a policy of steady growth was preferable to maintain the status quo। तो कह रहे कि एक्सपेंशन अगर आप नहीं कर सकते, आप अगर एक्सपेंशन नहीं करते तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये वाला प्रपोजल जो है लंबी टाइम चलने वाला नहीं है, ठीक है। ये एक छोटे टाइम के लिए ठीक समझ में आता है, ओके। अब अगला सवाल क्या था, लास्ट सवाल आपका, कमेंट ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कंपनी प्रोडक्ट एंड सजेस्ट ऑन योर प्राइसिंग पॉलिसी कॉस्ट स्ट्रक्चर। देखो पहली बात तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्ट कॉस्ट, आप इलास्टिसिटी से क्या समझते थे, मैंने आपको बताया था कि प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहती है कि आप अगर सेल प्राइस यहाँ घटाएंगे तो डिमांड आपकी बढ़ेगी, वाइस वर्सा। तो यहाँ इन्होंने जब एक चीज ये बता ही रहा है कि सेल आपका 5% बढ़ता जा रहा है, 5% कंटिन्यूस इंक्रीज है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ प्राइस घटाने की जरूरत ही नहीं है। ये मतलब इसकी स्टडी ठीक से नहीं हुई फिर। भाई ये प्राइस तो हम वहाँ घटाते हैं जहाँ आपको सेल को बढ़ाना होता है। अब सेल तो आपको पता है कंफर्म बढ़ रही है, 5 साल जो 5% साल बढ़नी है ये, तो फिर आपको ये प्राइस जो घटाने का, ये दोनों जो मार्केटिंग डायरेक्टर ने और इन्हें ये प्रपोजल दिए हैं, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी वाली चीज को कंसीडर नहीं किया गया। तो इन्होंने क्या लिखा है
It was given that the annual growth of sale 5% is expected to be continued in foreseeable future. It is not clear why the second proposal of the work director and the marketing director should suggest the reduction in the price 5% और 10% respectively. क्या उन्होंने प्राइस घटाने की बात क्यों की है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा ही नहीं है। भाई ये तो हम जब करते हैं जब हमें अपना आपको मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पुश करना होता है, क्योंकि अब आपकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ती चली जा रही है, तो प्राइस तो जब करेंगे जब डिमांड घट रही हो, जिससे डिमांड और बढ़े। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में उन्होंने कोई स्टडी नहीं की। किसने नहीं की? वर्क डायरेक्टर और मैनेजर, आपका मार्केटिंग डायरेक्टर ने। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी अडॉप्ट की है ये ठीक नहीं है। ओके, अब क्या कहना चाह रहा था, एक लास्ट सवाल और था इसका। कमेंट ऑन द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन प्रोग्राम। If the company desire to expand the production, it is necessary to find out the source of financing expansion scheme by relative profitability of different funds. तो अब इसमें तो एक बड़ा ग्रॉस टाइप का स्टेटमेंट लिख दिया। आप और भी लिख सकते हैं कि उनको जो दूसरे आपके कैपिटल फाइनेंसिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको डेट लेना चाहिए या आपको लोन लेना चाहिए या क्या लेना चाहिए या लीज लेना चाहिए, है या हायर परचेज पे करना चाहिए। तो इस तरह के आप कई प्रपोजल यहाँ सजेस्ट कर सकते हैं जो इन्होंने यहाँ नहीं किए। फिर भी आप ये समझ लीजिए कि बोरो जो आप सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के लिए आप कहते हैं, या तो आप लोन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं डेट। कहीं आप उसको ले लीजिए कि डेट में आपको टैक्सेशन का फायदा मिल जाता है, जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई ये सवाल लंबा बहुत था, लेकिन इसमें है ज़्यादा कुछ नहीं था। अब मैं आपको 14वां सवाल 14 नंबर का सवाल है जो कि रिलेटेड है ऑप्टिमम मिक्स से। तो मैंने जितने भी सवाल आपको ऑप्टिमम मिक्स से कराए हैं, मैंने आपको उसमें 2-3 बात बताई थी पहले भी। कभी भी आपके सामने अगर ऑप्टिमम मिक्स का सवाल आए तो आपको एक तो ये ध्यान देना होगा कि हम एक तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे होंगे। कितना बना रहे होंगे? मोर देन वन प्रोडक्ट या जो भी सर्विस कुछ दे रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, हमारी कोई एक की रिसोर्स होगा जिसकी कमी होगी, मतलब वो लिमिटेड मात्रा में होगा। कैसा होगा हमारे पास? वो लिमिटेड मात्रा में होगा। ठीक है, वो लिमिटेड मात्रा में होगा, तो उसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। हम क्या है, अब इस केस में देखिए मैंने जो 2 आपको बताई थी, ये ध्यान रखिएगा आप। और इस जो क्रिटिकल मटेरियल होगा या की रिसोर्स होगा जो या स्कैर्स रिसोर्स होगा, उसको हमें उस तरह से एलोकेट करना है जिससे कि बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी आए, मैक्सिमाइज हो जाए प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो अब इस सवाल को मैं पढ़ता हूँ। Domestic political trouble in the country of an overseas supplier is causing concern in your company because it is not known when further supply of raw material X will be received। कह रहा है कि कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रबल हो गई हैं जो कि हमारे इसमें कंट्री में। तो ओवरसीज सप्लाई जो है आपकी जो सप्लाई कहीं से आती है, ये पता नहीं वो कब आएगी, क्योंकि ट्रबल है, पॉलिटिकल ट्रबल है। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा। मींस ये कहना चाह रहा है कि सप्लाई अभी हमारे पास जो दी हुई है वो लिमिटेड है एक तरह से। वो नेक्स्ट सप्लाई कब करेगा ओवरसीज सप्लायर, क्योंकि पॉलिटिकल ट्रबल चल रही है, ये पता नहीं है। तो मीन्स आपके पास ये क्वांटिटी जो भी है ये एक्स की सीमित है। द करंट स्टॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल इज 17,000 किलोग्राम विच वॉज कॉस्ट ऑफ द 1,36,000। मतलब ये जो एक्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये एक्स मटेरियल है आपका, जो लिमिटेड मात्रा में है, कितना है? 17,000 kg, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 1,36,000 kg। तो 1,36,000 डिवाइडेड बाई 17,000 अगर आप करेंगे तो ये 8 रुपये पर किलो इसका दाम होगा मटेरियल का। अभी आपके पास जो है इसका दाम कितना है एक्स का? 8 रुपये पर केजी आपको पड़ रहा है। और ये 17,000 किलोग्राम जो है मटेरियल अवेलेबल है और इसकी सप्लाई अनसर्टेन है। Based on the raw material X, your company makes 5 different products and expected demand for these for the next 3 months। 3 महीने की जो डिमांड है, ये 3 महीने की डिमांड जो है वो ये दी हुई है कि जो हम
ये प्रोडक्ट बना रहे हैं 701, 702, 821, 822, ये प्रोडक्ट के नंबर हैं, ठीक है। तो ये कोई न्यूमरल नहीं है, ये ABCD 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट का कोड है एक तरह से। तो जो ये 5 प्रोडक्ट हम बनाते हैं, 1 2 3 4 5, इनके अगले 3 महीने की जो डिमांड है वो इस तरह से दी हुई है, 8,000, 7200, 9,000, 12,000, 10,000, ठीक है। तो ये दी हुई है, और इसमें जो ये मटेरियल कंज्यूम होता है एक यूनिट को बनाने के लिए 0.7 kg होता है। डायरेक्ट लेबर आवर जो लगते हैं 1 आवर लगता है, और सेलिंग प्राइस का ये लगता है, सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 26 रुपए पर यूनिट। तो आप सोचो आपकी कॉस्ट कितनी लगती होगी इसमें मटेरियल को, अगर आप इसमें इसका कॉस्ट आ रही थी 8 रुपए पर केजी, और आप 0.7 यूज करते हैं तो 5.6 रुपए आ जाएगी, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी मटेरियल की, 5.6। सिमिलरली इसमें 8 थी तो इसकी 0.5 से करेंगे 4 आ जाएगी, 1.4 इंटू 8 करेंगे तो ये आपका 11.2 आ जाएगा मटेरियल की कॉस्ट। ऐसे ही आपका 1.3 इंटू 8 करेंगे तो ये आपका जाएगा 10.4, और ये कितना आएगा 1.5 इंटू 8 करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई, ये इतना कॉस्ट कंज्यूम हो रही होगी इसकी मटेरियल का। फिर ये आपका लेबर आवर दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस दिया और ये दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल को करना क्या है। द डायरेक्ट वेज रेट इज 5 रुपए पर आवर, जो आपका ये घंटे में दिया हुआ है, तो यहाँ 5 से गुणा कर दोगे तो ये लेबर आवर की कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पे लेबर की कॉस्ट आ जाएगी बेसिकली, ठीक है, 5 रुपए पर आवर। एंड द प्रोडक्शन ओवरहेड इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट वेज कॉस्ट। तो जो ये आपकी जो प्रोडक्शन ओवरहेड लगेंगे, इन्होंने एक तो मटेरियल की ये डायरेक्ट कंजम्पशन दे दिया है, इससे आप कॉस्ट निकाल सकते हो पर यूनिट में। लेबर के घंटे दे दिए, लेबर का रेट दे दिया है, इसलिए आपका लेबर की कॉस्ट निकल जाएगी। और जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो वो आपकी जो डायरेक्ट वेज कॉस्ट का वो क्या है, एक सर्टेन परसेंटेज है। द वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 20% एंड द फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 60%, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपके देखो इसमें क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, आपका डायरेक्ट वेजेस 5 रुपए पर आवर है, तो वहाँ आवर दिए हुए हैं, तो आवर में अगर गुणा कर देंगे तो आपका लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 40% है आपका, जो कि वेजेज कॉस्ट का है। तो आपको अगर आपको वेरिएबल ओवरहेड निकालने हैं तो आप वेजेज से परसेंटेज में 40% उसको कर दीजिए, तो आपको वो मिल जाएगा। और फिक्स ओवरहेड रेट जो है आपका 60% है। 60% किसका, लेबर आवर का, लेबर की कॉस्ट का, नॉट लेबर आवर का, लेबर की कॉस्ट का। अच्छा, अब यहाँ ये सवाल में पढ़ने में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, यहाँ आप इसको इतना मान लीजिए, ये यहाँ खत्म हो गई बात। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड सेल कमीशन और 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। कह रहा जो वेरिएबल कॉस्ट आपने ये वाली जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हम जो ये निकाल रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट जो है वो आपका सेल कमीशन को इंक्लूड करती है, जो कि 15% ऑफ सेलिंग प्राइस का है। तो आपका जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है उसमें आपकी क्या इंक्लूड है, सेल कमीशन इंक्लूड है, जो कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 15% ऑफ सेलिंग प्राइस है। ओके, तो करना क्या है, बजटेड फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज रुपए 3 लाख रुपए है आपका जो फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। एज्यूम दैट द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड विल बी द इक्वल टू द एब्जॉर्ब्ड फिगर। जो वो कह रहे हैं कि जो आपका ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है आपके, है ना, ये जो हमने एब्जॉर्ब फिगर है उसी के बराबर है। तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है भाई, शो द क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल विच वन एक्स जो था, जो आपका इसके रिसोर्सेज था, ऑन द हैंड आउट टू बी एलोकेटेड टू विच प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द फोर्थ कमिंग 3 मंथ के लिए। कह रहे प्रॉफिट का हम उसको 3 मंथ के लिए किस तरह से हम अपने मटेरियल को एलोकेट करें जिससे कि प्रॉफिट क्या हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो ये एक ऑप्टिमम मिक्स का सवाल है अभी तक तो। अच्छा, बी में क्या करना है, बी में करना है प्रेजेंट ए ब्रीफ स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रॉफिट ऑफ द फोर्थ कमिंग 3 मंथ
इफ योर सजेशन ए इज अडॉप्टेड, कह रहा अगर हमने जिस तरह से एलोकेशन बताया था मटेरियल का, किस तरह से उसको कौन सी यूनिट को कम बनाया जाए, कौन सी को ज्यादा बनाया जाए प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, तो कह रहा फिर अगर ये आपने अडॉप्ट कर दिया तो उस पर प्रॉफिट आप निकाल के बताओ। कमेंट ब्रीफली ऑन द एनालिसिस यूज्ड टू एड द डिसीजन मेकिंग इन प्रोसेस ए and give 3 other example of the business problem where this type of analysis is useful। कह रहा है कि जो आपने ये आपने ऑप्टिमाइजेशन किया है, इसकी आप इसका क्या यूज है, ये एनालिसिस कहाँ कहाँ और यूज हो सकता है, ये आपको बताना है, ये आप बता सकते हैं। तो ये एक तरह से आपके एक 3 पार्ट में ही सवाल हो गया। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इस सवाल को। तो सबसे पहले आपके देखिए ये जो आपके 8000 यूनिट है, 7200 यूनिट है, 9000 यूनिट है, 12000 यूनिट है, 10000, ये एक्सपेक्टेड डिमांड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूंकि ऑप्टिमम मिक्स बनाना है तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे जाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन तो बहुत दिन से हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, इंटर में भी पढ़ा हमने, अब फाइनल में आ गए पढ़ते पढ़ते। तो कंट्रीब्यूशन तो सिंपल यही होता है कि आपका सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हम कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं। फिर हम देखते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई लिमिटेड रिसोर्स है तो उस कंट्रीब्यूशन को हम उस की रिसोर्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, और फिर जो वो की रिसोर्स है या जो जो आपका रिसोर्स जिसकी कमी है या लिमिटेड मात्रा है, उसको हम जो पर यूनिट आपका लिमिटेड रिसोर्स के ज्यादा से रेस्पेक्ट में, लिमिटेड रिसोर्स के रेस्पेक्ट में आपकी कंट्रीब्यूशन जिसका ज्यादा होता है उसको हम रैंकिंग कर देते हैं। तो अगर मैं इस सवाल को करूं तो आपका इसका सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है 26, 28, 34, 38 और 40, ये दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है। तो मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसमें दी नहीं है डायरेक्टली, तो पहले मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर की वेरिएबल कॉस्ट है, और ये वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह हैं, तो इनको हम निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस तो डायरेक्ट दिया हुआ है इन्होंने पर यूनिट में। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकल जाएगी, इसमें 8 रुपए पर केजी आ रही थी, मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी आपकी मटेरियल कॉस्ट को, और इसमें आप कंज्यूम जो क्वांटिटी है उससे अगर गुणा कर देंगे तो यहाँ आपकी मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। लेबर का चार्ज था 4 रुपए पर घंटा, तो 4 से इसको गुणा कर देंगे तो ये आपकी लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। ये दोनों कॉस्ट वेरिएबल है। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर आपका इन्होंने बताया था कि वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 40% एंड फिक्स एब्जॉर्प्शन रेट 60% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये इन्होंने 40% आप जो है प्रोडक्शन के ओवरहेड निकाल देंगे लेबर के, तो लेबर का जो आपका कॉस्ट आया है उसको 40% आप निकाल के वेरिएबल ओवरहेड निकाल देंगे, और फिर आपका कंट्रीब्यूशन इस तरह से आ जाएगा। तो इन्होंने यहाँ कैसे किया देख लो, ये मैंने आपको बताया अप्रोच कैसे करते हैं। अब आपके जो ये 4 प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट हैं बेसिकली, इनके सेलिंग प्राइस सबके दिए हुए हैं, तो ये तो कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सेलिंग प्राइस ये वाले हैं सारे, ये इस कॉलम से उठ के आ रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस इन्होंने यहाँ डाल दिए। अब आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे आया, देखो 5.6 कैसे आया, 5.6 आया आपका 0.7 इंटू 8 क्यों आया, ये 8 रुपए पर केजी मटेरियल है, 1,36,000 डिवाइडेड बाय 17,000 अगर करेंगे तो इसकी आएगी 1 किलो मटेरियल की कॉस्ट आएगी 8 रुपए पर यूनिट। हमारा 0.7 कंज्यूम हुआ है, तो हमारे 5.6 इसकी कॉस्ट आ गई आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। ऐसे ही ये 4 क्यों आया है, क्योंकि ये 0.5 है, 0.5 इंटू 8 तो ये आपका आ गया 4, ठीक है। अब आपका है ये 1.4 इंटू 8 करो, 1.4 इंटू 8 आएगा 11.2, राइट। इसके बाद आप 1.3 इंटू 8 और 1.5 इंटू 8, 1.3 इंटू 8 आपका 10.40, और आपका ये क्या था 1.5 इंटू 8 12 रुपए हो गई। ऐसी आपका लेबर का कॉस्ट निकालने के लिए जो घंटे हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 0.8, 4 इंटू 1.5, 4 इंटू 1.1, 4 इंटू 1.4, तो इससे करेंगे तो ये आपकी ये वाली जो है ये लेबर की कॉस्ट आ गई आपकी। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड आपका क्या है, आपने बताया था कि ये प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा था कि जो आपका ये वेरिएबल कॉस्ट है ना ये वाली, इसका ये 40%, 60% था, आई थिंक एक बार पढ़ लेता हूँ, 60% था कि 40 था, 40% है, ठीक है।
तो ये आपका कितना है, 40% है आपका ये वाला। तो ये आपका प्रोडक्शन ओवरहेड इज 40%। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, 40% ऑफ दिस लेबर। तो ये वाला जो कॉलम है ये वाला इज 40% ऑफ दिस, डायरेक्टली आप कर लीजिए। तो 5 का अगर 40% करेंगे 2, 4 का 40% करेंगे 1.6, ठीक है, 7.5 का 40% करेंगे 3, 5.5 का 40% 2.2, 7 का 40% 2.8। इसके बाद ये सेलिंग एक्सपेंसेस, जो सेलिंग एक्सपेंसेस क्या थे, 15% ऑफ सेलिंग प्राइस था। सेलिंग एक्सपेंसेस ये लिखे थे ना, ये यहाँ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड द सेलिंग कमीशन 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ एक तरह से ये फुल स्टॉप था, ये वाला जो था ना, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया था। इसमें आप ये मान लीजिए ये वाला सेंटेंस ये यहाँ खत्म हो गया था। तो नया सेंटेंस क्या है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आपका ये वाला जो सेलिंग प्राइस है, दिस इज सेलिंग एक्सपेंसेस बेसिकली, नॉट प्राइस। सेलिंग एक्सपेंसेस इज 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि ये वाला, इस वाले को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू पॉइंट आई थिंक 15, तो 3.9 आ जाएगा। तो इस वाले कॉलम में अगर आप 15% की गुणा करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपको दिख जाएंगी, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको दिख जाएंगी। ओके, तो इससे आपकी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी भाई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल, सेलिंग कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल। तो इनको अगर सम करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, 16.5। आप करके देख लीजिए, 5.6 प्लस 5 प्लस 3.9 प्लस 2, तो ये आपका आ गया 16.5। ऐसी सिमिलरली ये आप निकाल सकते हैं, सारे कॉलमों को ऐड करके ये वाली कॉस्ट आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये वाली जो कॉस्ट है ये इसमें से घटाइए, तो आपका सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसका मैं करके बता देता हूँ, 26 माइनस 16.5, 26 माइनस 16.5, तो 9.5 आ गया आपका। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना गया, 9.5। सिमिलरली इसका 28 माइनस 13.8 आएगा 14.2। फिर इसका ये 34 माइनस आपका आएगा this 26.8, 7.2, similarly this comes to 14.2 and 12.20। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल आपका हमें निकालना होगा रैंकिंग करने के लिए। तो ये पर किलोग्राम क्यों निकाला इन्होंने, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि 1 किलो मटेरियल के हिसाब से हमें कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ये रैंकिंग करने के लिए दिया है, ऑप्टिमम करने के लिए। अच्छा, आप कहोगे मटेरियल तो 0.7 लग रहा था साहब इस वाले में, तो अब मैं क्या डायरेक्ट 0.7 से इसको डिवाइड कर दूं, तो क्या बात बनेगी, तो बिल्कुल बनेगी, क्योंकि आपका इसमें जो है आप इसको 0.7 से डिवाइड कर दीजिए। आगे आपके जो भी उसमें कंजम्पशन थे, ठीक है, जो भी कंजम्पशन थे 0.7 था, 0.5 था, तो 0.5 से आप इसको डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पर केजी ऑफ मटेरियल आ रहा है। यहाँ आपको जितना कंज्यूम आपका हो रहा है पर यूनिट में, भाई पर केजी के हिसाब से क्यों निकालना है, क्योंकि आपका यूनिट में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपका 9.5 यहाँ पे, ठीक है, पहले आइटम के लिए ले रहा हूँ, और उसमें मटेरियल कंज्यूम कितना हो रहा है 0.7। तो पर केजी कितना आएगा, पर केजी तो कंट्रीब्यूशन आपका मटेरियल का अगर देखोगे तो ये आएगा 13.57 यूनिट, जो इसके लिए ये आ जाएगा, इसके लिए ये आ जाएगा, इसके लिए ये आ जाएगा, ये सब वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इनके जो कंजम्पशन है केजी में उसको आप डिवाइड कर दीजिए। इससे आपको फिर रैंकिंग आसानी से पता चल रही है। रैंक 1 आपका प्रोडक्ट जो है ये 702 नंबर वाला प्रोडक्ट हो गया। रैंक 2 आपका जो प्रोडक्ट हो गया 701 वाला हो गया। रैंक 3 आपका जो प्रोडक्ट हो गया, मतलब कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल जिसका ज्यादा है वो उसकी रैंक ज्यादा। तो ये रैंकिंग तो आपने कर दी कि किस तरह से उनको मटेरियल आप अलोकेट करें। अब अलोकेट कैसे करें, मैं सबसे पहले तो कोशिश करूंगा कि मुझे जिससे ज़्यादा ये मिलता है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन मिलता है, मैं उसी को पहले बनाऊंगा, ज़्यादा बनाऊंगा।
तो मैं सबसे पहले क्या कोशिश करूंगा, 702 को बनाने की कोशिश करूंगा, जितनी भी अवेलेबल मेरी डिमांड है। तो 702 या 702 की कितनी डिमांड है, 7200 डिमांड है। तो इसमें 0.5 लगता है मटेरियल। तो आप देखिए इसमें कितना मटेरियल, अगर मैं पूरा पूरा बनाऊं इसको 7200 को बनाने में मुझे कितना मटेरियल चाहिएगा, 7200 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिएगा, मटेरियल चाहिएगा मुझे 0.5 एक में लगता है, तो 7200 इंटू 0.5 यानी कि मुझे 3600 केजी मटेरियल चाहिए, 3600 केजी मटेरियल चाहिए। ठीक है, मटेरियल है मेरे पास 17000 किलोग्राम। ठीक है, मटेरियल कितना है, 17000 किलोग्राम। तो देखो अब इन्होंने यहाँ देखो मटेरियल का एलोकेशन दिया। सबसे पहले आपने 702 बनाया, तो 17000 में से आप 3600 घटाओगे तो 13400 किलोग्राम आपको बचेगा। फिर आप सेकंड रैंक पे जाओगे। सेकंड रैंक आपकी डिमांड कितनी है, 701। 701 की डिमांड है 8000। 8000 को मैं अगर पूरी यूनिट बनाऊंगा, 8000 बन पाएंगी, बिल्कुल बन पाएंगी। 0.7 इंटू 8000 अगर करके देखेंगे तो 5600 आएगा। 5600 केजी मटेरियल यूज इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो आपका 13000, ये 400 रह गया था, इसमें 5600 आप निकाल लीजिए 701 के लिए। उसके बाद आपके पास कितना बचा, 7800 केजी बचा। अच्छा, अब मैं 3 नंबर पे जाऊंगा। 3 नंबर रैंक का ना है 822। 822 की कितनी डिमांड है, 822 की डिमांड है 1200 और 1.3 लगता है। मेरे पास मटेरियल कितना बचा था, 7800। और तो 7800 में मैं कितनी यूनिट बना पाऊंगा, क्या मैं 12000 बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। 7800 केजी अगर मटेरियल बचा है तो डिवाइडेड बाय 1.3, मैं केवल 6000 यूनिट बना पाऊंगा इसकी। उसके बाद मटेरियल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं क्या बना पाऊंगा, 6000 यूनिट बना पाऊंगा, इसका मटेरियल खत्म हो जाएगा। ये एलोकेशन आप इस तरह से कर दोगे। तो एलोकेशन कैसे हुआ देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अवेलेबल मटेरियल 1700 केजी है, 17000 केजी है। आपने 7200 यूनिट अगर बनाई आपके रैंक 1 प्रोडक्ट की, तो 3600 केजी मटेरियल कंज्यूम हो गया। बचा हुआ मटेरियल हो गया 13400 केजी। उसके बाद रैंक 2 की डिमांड जो है वो 8000 है। 8000 में 0.7 पर यूनिट लगता है, तो उससे आपका 5600 मटेरियल लग गया केजी। तो आपने रिमेनिंग कितना बचा हाथ में, 7800 केजी। अब आप रैंक 3 प्रोडक्ट पे जाएंगे। रैंक 3 प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है लेकिन आपके पास मटेरियल नहीं बचा, तो जितना बचा उतने में 6000 यूनिट आपकी बन जाएंगी। तो ये आपका अलोकेशन हो गया कि आप किस तरह से, इसमें ये सवाल था ना, शो द व्हाट क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड हाउ टू बी अलोकेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर फोर्थकमिंग 3 मंथ। 3 महीने के लिए मैं किस तरह से इनको एलोकेट करूंगा, ये इस तरह से करूंगा। इसको 3600 केजी इसको यूज करूंगा, अलोकेट करूंगा मटेरियल को। 702 प्रोडक्ट के लिए, 701 प्रोडक्ट के लिए 5600 में एलोकेट करूंगा, और रिमेनिंग जो 6000 यूनिट बनाने के लिए 7800 आपको एलोकेट करूंगा, जो आपका 822 प्रोडक्ट है। तो ये एलोकेशन तो इस तरह से आप करोगे। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी की शायद बात कर रहा था। प्रेजेंट ए ब्रीफ स्टेटमेंट शोइंग द कंट्रीब्यूशन and profit of the forthcoming 3 month if your suggestion is adopted। सजेशन इज अडॉप्टेड मतलब आप ये वाला आपने जिस तरह से अलोकेट किया है, तो उस केस में कितना प्रॉफिट आएगा। तो देखिए अब आपने यूनिट पता चल गया आपको कितनी कितनी बनेगी। भाई इसकी कितनी यूनिट बनेगी, प्रोडक्ट आपकी 702 की, तो आप पूरी पूरी बनाओगे। 702 की डिमांड कितनी है, 7200। 701 की डिमांड कितनी है, 8000, तो ये भी पूरी बना लोगे। लेकिन 822 की डिमांड तो 12000 है, आप 6000 ही बना पाओगे, आपका मटेरियल खत्म हो जाएगा। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी फिर निकालिए, देखिए ये निकली हुई है। आप 701 बनाओगे, 702 बनाओगे, 822 बनाओगे, इनके लिए तो मटेरियल बचेगा ही नहीं। तो आपने ये आप देखिए ये आपका 8000 पूरी बनेंगी, ये 7200 पूरी बनेंगी, ये आपका पूरा बनेगा। ठीक है, ये 6000 ही बनेगा, सॉरी पूरा नहीं बनेगा। बच्चा इसकी डिमांड तो कितनी है, 12000 है मार्केट में, लेकिन मटेरियल नहीं बचा था। अब आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है ये 9.5 है। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन है 14.2 और आपका इसका कंट्रीब्यूशन है 14.2। ठीक है, तो ये आपका
इस तरह से आप कंट्रीब्यूशन को अगर करेंगे तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, कहते हैं कि हमने कंट्रीब्यूशन पर केजी मटेरियल तो ये वाला लगाया है, ये 13.57 है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपने ये पर केजी वाला मटेरियल लगाया ना, ये पर केजी वाला मटेरियल तो केवल रैंकिंग देने के लिए लगाया है। ये वाला मटेरियल आप कभी यूज मत कर लेना इसमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में। ये तो केवल आपको रैंक बता रहा है कि रैंक कितनी है इसकी, किस तरह से आप एलोकेट करेंगे। जब आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे फिर तो आपको एब्सोल्यूट आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसी को काम में लाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन आप निकाल देंगे। अब फिक्स कॉस्ट फिर निकालनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो पहले तो आपने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत मुझे समझ में नहीं आ रही, आप कर लेंगे इसको। 8000 इसमें एलोकेट की थी, 7200 इसमें एलोकेट किए थे और 6000 इसमें आपने इसकी यूनिट बनाने के लिए किया था। तो इससे कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ये सम है इनका सबका। अब फिक्स कॉस्ट सवाल में कहीं दी है क्या? फिक्स कॉस्ट सवाल में देखो कहाँ दी है। फिक्स एक तो ये आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 30,000, और बाकी इन्होंने दिया है कि ये 60% वेरिएबल कॉस्ट का जो है फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। तो एक तो फिक्स कॉस्ट ये है और एक 60% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो मतलब आपकी एक तरह से सेमी वेरिएबल टाइप की ये कॉस्ट है, एक तरह से ये मान लो। तो 60% तो आप यहाँ से लेंगे ऑफ 60% तो आप यहाँ से लेंगे जो आपने ये लेबर का लिया हुआ था। लेबर के दो कंपोनेंट थे ना, कि भाई आपकी वेरिएबल ओवरहेड 40% से एब्जॉर्ब करेंगे और आपका फिक्स ओवरहेड जो है वो 60% से एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये निकाल के बताया है। तो एक सेलिंग और एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपके 30,000 हैं। तो ये जो 30,000 थे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये 30,000 पर एनम है, लेकिन हम तो कर रहे हैं काम ये 3 महीने के लिए। What we are doing, this is our for 30 month 3 मंथ। तो 3 मंथ में तो ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी ना भाई। ये जो 1/4 इन्होंने की है, या इन्होंने 12/3 की है, मतलब इसको 12 से किया है डिवाइड। तो ये क्यों किया? ये इसलिए किया है कि जो ये आपकी 30,000 कॉस्ट थी ना, ये वाली दिस 30,000 कॉस्ट जो थी आपकी, ये 30,000 जो कॉस्ट थी, ये थी 12 महीने के लिए, लेकिन आप तो 3 महीने कर रहे हैं काम। तो 3 महीने के लिए आपकी कितनी हो जाएगी? 75,000 हो जाएगी। और ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड है वो 60% ऑफ आपका लेबर चार्जेस हैं। ठीक है, ये सवाल में यहाँ लिखा हुआ है 60% ऑफ लेबर चार्ज। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है द वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 40% एंड द फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 60%। ठीक है, ये सवाल में यहाँ डॉट लगाना भूल गए, इसकी वजह से मैं भी एक आध बार कंफ्यूज हो गया इस सवाल में। द फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 60% ऑफ विच लेबर का वेज रेट का 60% जो है वो फिक्स है, फिक्स ओवरहेड है। तो ये कैसे निकालेंगे? देखो, ये ऐसे निकालेंगे कि आप जो यूनिट बना रहे हो ये वाली 8,000 इंटू 5, इसमें 5 कहाँ से आ गया? लेबर का रेट, लेबर का कॉस्ट है उसमें। 8,000 यूनिट हमने बनाई, 5 रुपए उसमें लेबर का कॉस्ट था और 60% हमारा रिकवरी फैक्टर था। ये 7200 हमने यूनिट बनाई, 4 रुपए उसमें लेबर का कॉस्ट था और 60% आपका रिकवरी फैक्टर था। 6,000 आपने यूनिट बनाई, 5.5 उसमें लेबर का कॉस्ट था और 60% से रिकवर कर रहे हैं। तो ये 4, 5 और 5.5 कहाँ से आए? देखिए आपके ये आए हैं, ये 4, 5 और 5.5, क्योंकि बाकी यूनिट आप बना नहीं रहे। तो इससे आपने फिक्स फैक्ट्री के ओवरहेड निकाल दिए, जो कि आपके आ जाएंगे 61,080 रुपए। इससे आपकी टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 1,36,080 रुपए। तो आपने 1,36,080 रुपए निकाल दिए इसमें से। तो आप जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन में से अगर आप ये फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे तो आपके पास ये क्या बच जाएगा? प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट ये निकल गया। ठीक है, ओके। इन्होंने सवाल को यहीं खत्म कर दिया। अब ये कमेंट ब्रीफली ऑन द एनालिसिस यू यूज टू एट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस in A and give 3 other example of business problems where these type of the analysis can be useful.
तो ये एनालिसिस जब आप डिसीजन मेकिंग में जाते हैं और जहाँ पे आपके आपके जहाँ पे स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कई बार लेबर की कमी है, कई बार आपके मशीन आवर की लिमिटेड है, या आपके कई बार आपके दूसरी चीज़ें लिमिटेड हैं, उसमें यूज़ होता है। और आपने एक थ्रूपुट कॉस्टिंग और पढ़ी होगी। थ्रूपुट कॉस्टिंग में भी एक कंट्रीब्यूशन अप्रोच ही यूज़ होती है, जो हम जिसमें हम ये आपका एनालिसिस करते हैं। तो थ्रूपुट कॉस्टिंग में क्या माना जाता है, उसमें केवल मटेरियल की कॉस्ट को वेरिएबल माना जाता है, बाकी को फिक्स माना जाता है। तो उसमें भी इस तरह से ही रैंकिंग करके हम ये यूज में लाते हैं। तो एक मोटी बात तो ये है कि जहां जहां आपको ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, लिमिटेड थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में जब आप काम करते हैं, जब आपके पास रिसोर्स की कमी होती है और यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, तो ये थ्योरी काम करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग वहीं पे काम करती है, आपकी डिसीजन मेकिंग में काम ये आती है। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास लेंगे हम अगली इसकी। ठीक है, थैंक यू।